Hello dear students, I am Princy. Welcome back to our channel Shivalik Study Hub. As we all know that our SSC date sheet has been officially released and we have only 19 days left. So today we are not taking just a regular class. Today we are going to talk about how we can plan a strategy to score high in our board exam 95 plus and it is challengeable for us, but it is not impossible. Within the proper planning and daily revision, we can definitely achieve this goal. So today I will share you the physics strategy and we will cover all the important topics. Similarly, I will also provide you all the important topics of mathematics and chemistry, which is important for our board exam in our upcoming sessions. So before we begin today's topic, please take a moment to subscribe our channel for more helpful classes and share this video to your friends and join quickly. Let's start today's topic. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, जिसमें कि हम आईसीएससी क्लास 10 फिजिक्स की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारे पास 19 डेज अब बचे हुए हैं इसमें हमको अपने होल सिलेबस को कवर करना है और किस चैप्टर से कौन से हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो कि अभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अभी तक एनालाइज किया है, जो टॉपिक्स है चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ बताने जा रही हूँ और आपको चैप्टर वाइज कौन से की टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, किस पर बेस्ड न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स रहेंगी। मैं हर एक इम्पॉर्टेंट चीज वो डिस्कस करूंगी जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए और स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक्स, जिसमें कि सबसे पहले हम डे 1 to 30 डेज, ठीक है, 30 डेज की प्लानिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम हाई वेटेज यूनिट्स को कवर करेंगे। हाई वेटेज यूनिट्स यानी कि हम पहले उन यूनिट्स को कवर करने वाले हैं, उन चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं जिसका कि लगभग 50 to 60% हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे जो पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसमें आएंगे हमारे 3 चैप्टर्स, फोर्स, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड मशीन। सबसे पहले आपको इनको 4 to 6 डेज ही देने हैं। देखिए मैं आपको डेज वाइज बता रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको डेज वाइज कवर करने रहेंगे और उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो पहला मैंने आपको बताया है इसमें आपका रहेगा चैप्टर फोर्स, वर्क एनर्जी एंड पावर और तीसरा है मशीन। ये तीनों चैप्टर अप्रोक्सीमेट आपके 19 to 25 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। और टोटल मार्क्स की बात करें तो हमारा पूरा फिजिक्स का पेपर रहेगा 18 मार्क्स का, जिसमें 19 to 25 अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ कि 19 to 25 पूछा जा सकता है इससे। अब हमको इसमें ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं तो किस यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जा रहे हैं अभी तक और इन पर क्वेश्चंस आएंगे। तो वो पहला हमारा की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो फोर्स से रहेगा मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क्यू। इस पर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी रहेंगी। देखिए जो पहला पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ फोर्स में, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क्यू, इसकी डेफिनेशंस और हर चैप्टर से आपको यूनिट सारी आनी चाहिए, स्पेशली सारी यूनिट्स आनी चाहिए हर किसी की, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बाय चांस आप लोग कभी कभी क्वेश्चंस का मीनिंग प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी उसमें गलतियां करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो आता था बट इसको मैं गलत सॉल्व करके आया हूँ। तो आपको यूनिट्स हर चीज की याद होनी चाहिए, इससे आप कहीं ना कहीं जब न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके ये किसकी गिवन है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में टॉर्क्यू को पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पर इस पर बेस्ड न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिक एक रहेगा और ये प्रिंसिपल भी आपको आना चाहिए। अभी मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजी प्लान करके सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से आपको ये मिलने सारे सोर्स मिलेंगे। देखिए मैं हर एक चैप्टर को भी अब डिस्कस करने जा रही हूँ
आपको नेक्स्ट सेशन से ही ये सारे वीडियोस, जैसे मैंने 3 चैप्टर बताए गए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इनको कैसे सॉल्व करना है मैं ये भी आपको सिखाऊंगी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ में कनेक्ट रहिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर कर सकें, क्योंकि अब हम लोग के पास समय बहुत ही कम है, 19 डेज ही बचे हुए हैं और इसमें हमको अपना 95 से ज़्यादा ही स्कोर करना है। तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपनी डेली प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में डेली रिविजन करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपको कवर करना रहेगा, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इतने टॉपिक्स जो है वो हमारे फोर्स से इंपॉर्टेंट रहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इस पर थ्योरेटिकल्स भी चीजें पूछी जाएंगी, स्पेशली रीजन बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हर चीज का एग्जैक्ट तो नहीं आपको देंगे क्वेश्चन, सेम टू सेम दे दिया है आप उसका डेफिनेशन लिख के आ रहे हैं, ऐसा नहीं देते हैं। रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके आपको की टर्म्स निकालने होंगे कि क्या क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, और उन की टर्म्स को डेली आप जैसे एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो 5 to 6 की टर्म्स बना के आप नोट करते जाइए फॉर रिवीजन। दूसरा है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करें तो इसमें आपका डेरिवेशन रहता है, एक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसके मैंने फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं, इस पर तो न्यूमेरिक भी रहेंगे। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये सिखाया जाता है। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा रहेगा वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। दो इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इस पर बेस्ड तो आपके न्यूमेरिक रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड। तीसरी बात करें अगर मशीन चैप्टर की, तो मशीन चैप्टर में मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इसमें आपको डेफिनेशंस इसकी पता होनी चाहिए, और यूनिट्स तो इसमें किसी की नहीं होती है, ये दोनों आपके यूनिट लेस होते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने फॉर्मूला भी इसका मेंशन किया हुआ है। इफिशियंसी भी पूछ सकते हैं आपसे, इफिशियंसी पर बेस्ड न्यूमेरिक रहता है जो कि परसेंटेज टाइप बेस्ड पूछा जाता है। तो इफिशियंसी को अगर सिंपली देखें तो ये रेशियो होता है मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो का। अगर आपको इफिशियंसी परसेंट में पूछा जा रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट में आ जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन का, वो है आपका पुली। पुली में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है, ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है और वो आपका थोड़ा हाई मार्क्स कवर कराता है यहाँ पर। तो टैकल सिस्टम जो कि जिसमें कई सारे पुलिस को अरेंज किया जाता है, वो मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं समझाऊंगी इसमें कि कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे और कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लीवर की बात करें तो लीवर में क्लास से जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास के जो लीवर हैं, इसमें आपको काइंड्स ऑफ लीवर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे किसी की इमेज बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि किस टाइप का ये लीवर है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। और ये टॉपिक्स हो गए हमारे 3 चैप्टर के, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर एंड मशीन के, ठीक है। तो ये की टॉपिक्स हैं जो कि आते ही आते हैं, ये आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। और स्ट्रेटेजी फोकस की बात करें तो हमको 4 to 6 डेज ही देना है इनको, और न्यूमेरिक प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिक प्रैक्टिस जो हमारी रहेगी वो किन चीजों पर रहेगी, चैप्टर फर्स्ट से अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस करनी है आपको मूवमेंट पर, जो कि मैंने आपको बताया है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिक पूछ सकते हैं। और अगर वर्क एनर्जी पावर की बात की जाए तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगल दिया है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। पावर की बात की जाए तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम पीरियड, तो वर्क अपॉन टाइम ये पावर का फॉर्मूला होता है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्क पर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर पर इतना नहीं क्वेश्चन देते हैं। पुलिस सिस्टम की बात करें तो पुलिस सिस्टम में जो मैंने आपको भी डिस्कस किया था कि इस पर आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, किन चीज पर, डायग्राम ऑफ पुली और टैकल सिस्टम।
टैकल सिस्टम और जो ब्लॉक सिस्टम, ये दोनों पर जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इन पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर बात की जाए जो तीसरा हमारा है मशीन। मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, इन तीनों पर न्यूमेरिक्स रहते हैं क्योंकि आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ यहाँ पर कि ये टॉपिक्स आपको कवर करने की जरूरत है जिन पर क्वेश्चन रहेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज की बात की जाए तो ये लोड, अब देखिए यहाँ पर भी एक गलती बच्चे करते हैं कि बुक में नोट डाउन होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। बाई चांस आपको जब न्यूमेरिक प्रॉब्लम देंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आप लोड अपॉन एफर्ट में ये ध्यान नहीं देंगे कि लोड अपॉन एफर्ट दिया है या लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म दिया है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे लोड तो एग्जैक्ट, मान लीजिए पुली बना हुआ है तो लोड तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, लोड आर्म का मतलब ये हो गया पूरा, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर वो लोड अपॉन एफर्ट डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, और अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म में मेंशन हुआ है तो फिर आप इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से हम लोग के मार्क्स करते हैं, तो इन पर फोकस करना है। वेलोसिटी रेशियो विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, सिंपली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इसको आप इसका रेसिप्रोकल करके निकालेंगे, एफर्ट अपॉन लोड, और अगर हम इस तरीके से इसको निकालेंगे तो लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म। ठीक है, ये वेलोसिटी रेशियो का हो गया। इफिशियंसी जो कि इन दोनों का रेशियो बताता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, अगर परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो इंटू करेंगे 100 से, अदरवाइज दोनों को फ्रैक्शन वाइज निकाल देंगे। तीसरा जो डायग्राम बेस्ड पुली टैकल सिस्टम है जिस पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे पहले स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और मशीन, जिसमें कि ये पॉइंट्स आपको कवर करने की जरूरत है, जिससे 90 to 25 मार्क्स का पूछा जाने की संभावना रहती है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे हाई वेटेज यूनिट्स हैं, यानी इनसे हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट के बारे में। लाइट में भी हमारे 3 चैप्टर्स रहेंगे, लाइट हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये सारे अब हम डिस्कस करेंगे। फटाफट इसको नोट डाउन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम बात करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर की, लाइट की। इसमें आपकी 3 यूनिट्स कवर होंगी, रिफ्रैक्शन, लेंस एंड स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा कोर्स में अप्रॉक्स 13 to 29 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि हमारे की टॉपिक्स क्या रहेंगे। रिफ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो रिफ्रैक्शन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट सेशन में, जब मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जो बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। तो एक एक टॉपिक्स पर वीडियो बनेगी और आप उसको देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। रिफ्रैक्शन में ज्यादातर जो टॉपिक पूछा जाता है वो है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ की अगर बात की जाए तो इसमें आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहता है। जैसे मैं आपको आपकी जो बुक है सेलिना पब्लिकेशन की, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन इसमें रहेगा। देखिए, ये आपका पेज नंबर 92 पर कुछ क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। तो इस टाइप से ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना रहता है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। ये आपका रियल एंड अपेरेंट डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको कैसे सॉल्व करना है आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मैं सिखाऊंगी करना कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ये हाई वेटेज क्वेश्चन रहते हैं। तो दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, और इस पर आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। दूसरा कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिक रहेंगे जो कि डायग्राम बेस्ड ही रहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा लाइट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड्स के लिए, और इसमें मोस्टली आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही अभी तक ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिक में जो कि रहते हैं। तो ये पॉइंट्स हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। दूसरा इसमें रहेगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपको आना चाहिए, और जैसे वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, तो कुछ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जो कि कभी कभी मेंशन करके न्यूमेरिक में नहीं देते हैं। मोस्टली मेंशन रहेगा, लेकिन कभी कभी मेंशन करके नहीं भी देते हैं। तो आपको नॉर्मली वाटर एंड ग्लास हो गया, इस टाइप से इनके क्रिटिकल एंगल पता होने चाहिए। क्रिटिकल एंगल होता क्या है और इसका फॉर्मूला
दूसरा इस पर एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे प्रिज्म के जो क्वेश्चंस हैं डायग्राम बेस्ड रहते हैं, वो आपके ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। ये मैंने मेंशन किया हुआ भी है यहाँ पर। प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल बेस्ड रहेंगे, जिसमें कि रेस कुछ ऐसे जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट दिखा देंगे, सरफेस दिखा दी जाएगी, उसमें रेज आपको दिखानी है कि वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम ट्रांसफर हो रही है, और क्रिटिकल एंगल मेंशन करके देते हैं, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तीसरा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन, इस पर न्यूमेरिकल नहीं रहता है। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो वो रे डायग्राम बेस्ड ही न्यूमेरिकल रहेंगे। इनको मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपको देखने को मिलेंगे, हर एक पेपर में देखने को मिलेंगे। विद करेक्ट एरोज एंड लेवलिंग, यहाँ पर डायग्राम में आपको करेक्ट एरो एंड लेवलिंग करने को आती है। किस पर बेस्ड होते हैं? क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड, प्रिज्म पर बेस्ड और लेंसेज पर बेस्ड। लेंसेज पर बेस्ड कैसे होते हैं इसको मैं अब बताने जा रही हूँ। लेंस चैप्टर की बात की जाए तो इसमें रे डायग्राम, देखिए फिर से वही चीज आई है, रे डायग्राम आएगा ही आएगा, ठीक है। और कैसे आते हैं? ऑल केसेस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। यहाँ पर बात की जाए तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इन पर बेस्ड जितने भी केसेस हैं उन पर रे डायग्राम पूछा जाएगा आपको, उसमें लेबलिंग करने को रहती है, ठीक है। फिर आएगा आपका लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जो कि 1/f = 1/v - 1/u होता है, वेयर f इज द फोकल लेंथ, v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिक प्रॉब्लम रहेंगी। मैग्निफिकेशन ऑफ पावर क्या होता है, इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिक रहता है, ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। और डेफिनेशन की बात की जाए तो इनकी डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, इसमें न्यूमेरिक प्रॉब्लम ही रहती है। मैग्निफिकेशन पावर में जैसे कि P = 1/f एंड 100/f मीटर में है तो आप 1/f लगाएंगे, सेंटीमीटर में है तो 100/f लगाएंगे। इस तरीके से आपको ये यूज करना है। और फिर लास्ट में चाहे हमारा तीसरी यूनिट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो इसमें आएगा आपका डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन के बारे में ज्यादा पूछते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें ऑर्डर एंड इसके यूजेस क्या है। आपको बुक में ये स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की गई है, इसमें ज्यादा मार्क्स का ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, इसके ऑर्डर एंड यूजेस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम से इतना ही पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड रहने वाले हैं रिफ्लेक्शन और लेंसेज पर। तो इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। न्यूमेरिक की बात की जाए तो बेस्ड ऑन रहेगा आपका रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, इसमें डायग्राम बेस्ड रहता है क्वेश्चन, और लेंस फॉर्मूले पर क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर मैंने बात की है मैग्निफिकेशन पावर की। तो न्यूमेरिकल जो हमारे 3 यूनिट्स हैं वो इस पर बेस्ड होने वाले हैं। रे डायग्राम हमारा इस टॉपिक पर बेस्ड होने वाला है। मैंने आपको क्लियरली टॉपिक बता दिया है कि जो जो हमारे पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये था हमारा लाइट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हमको प्रैक्टिस करनी है। आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। मैं एक एक टॉपिक आपको बता रही हूँ, क्या पढ़ना है वो भी आपको डिस्कस करके दे रही हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इन टॉपिक्स को पढ़ना, तो जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं कवर करने के लिए, उन टॉपिक पर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल। तो आप लोग कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको हेल्पफुल क्लासेस ऐसे ही मिलती रहे। और नोट करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, 2 यूनिट्स कवर करनी है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके साथ साथ हाउस होल्ड सर्किट को भी इसी में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 16 to 24 मार्क्स का टोटल पूछा जा सकता है। ये हम अप्रॉक्स करके आपको बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट मार्क्स दिए गए हैं कि 60 to 24 के बीच में ये रहता है। और की टर्म्स की बात करें तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ओम्स लॉ, जिसमें आपके सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं। यानी कि यहाँ पर डायग्राम बेस्ड जो जैसे कि सर्किट मेंशन करके देते हैं और उसमें आपको रेजिस्टेंस पूछते हैं, वोल्टेज पूछते हैं, करंट की वैल्यू निकालनी रहती है। तो यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहता है जिसमें कि सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस की बात की जाती है। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा। और इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, यहाँ पर देखिए सारी यूनिट्स भी आनी चाहिए। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कि एसआई यूनिट्स आपकी एमसीक्यूज में ज्यादा पूछी जाती हैं।
तो आपको फॉर्मूले, दूसरा एसआई यूनिट सारी लर्न होनी चाहिए। और इसमें आपके न्यूमेरिक बेस ज्यादा रहते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि ओम्स लॉ सीरीज और पैरेलल बेस्ड कॉम्बिनेशन रहता है। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये भी आपका इसमें न्यूमेरिक क्वेश्चन, ये पूरा होल चैप्टर ऐसा है जिसमें न्यूमेरिक पार्ट ज्यादा कवर किया जाता है। इलेक्ट्रिक एंड पावर में देखें तो पावर के दो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, V यहाँ पर वोल्टेज है, I करंट है और P पावर होता है। दूसरा यहाँ पर पावर का रिलेशन दिखाया गया है करंट और रेजिस्टेंस में। ये फॉर्मूले देखिए कई सारे हैं, जब हम लोग बुक को पढ़ेंगे देखते हैं उसमें कई सारे एक ही, जैसे पावर की ही बात कर ले तो एक ही वैल्यू के कई सारे वहां पर फॉर्मूले मेंशन होते हैं। तो कब कहाँ हमको किसको यूज करना है ये डिपेंड करता है हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज पर। मान लीजिए आपको वोल्टेज करंट दिया है और आपको पावर पूछा जा रहा है तो इसको आपको मेंशन करना है। करंट दिया है, वोल्टेज नहीं दिया है, रेजिस्टेंस और पावर, इन तीनों की बात की जा रही है तो इस फॉर्मूले के यूज करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वैल्यू अलग अलग होने से कोई मतलब नहीं होता है, जो वैल्यू गिवन होंगी हम उसी फॉर्मूले को वहां पर रिलेट करेंगे। न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप देखा करिए, आपको बाय चांस नहीं भी मीनिंग समझ आ रहा है तो आप क्या करते हैं, गलत करके जाते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या किया करें, सबसे पहले आप वैल्यू नोट करिए। वैल्यू आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए आपको सारी एसआई यूनिट्स आनी चाहिए कि जैसे पावर है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यूनिट सबकी पता होनी चाहिए। यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू दी गई है। फिर आपको वैल्यू नोट करने के बाद में दूसरा काम होता है कि आप उस फॉर्मूले को मेंशन करिए जिसमें जो सारी वैल्यू दी गई है वो रिलेट कर रही हो। वो फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसमें सारी वैल्यू आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि हमको जो फॉर्मूला यूज है वो उसका वहां पर कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है, हम उसको पुट कर रहे हैं तो कभी सोल्यूशन नहीं आने वाला है। तीसरा है कि लास्ट में 1 मार्क आपका यूनिट का ही होता है कि जैसे आपने वोल्टेज निकाला है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी वो भी आपको मेंशन करनी रहती है। तो यहाँ पर यूनिट कैलकुलेशन इसमें भी रहेंगी। किलोवाट आवर, जो कि बहुत बार पूछा गया कि किलोवाट आवर जो होता है वो किसकी यूनिट होती है, या फिर किलोवाट आवर की डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ पर फिर आएगा ईएमएफ। देखिए ईएमएफ जब आपको मैं चैप्टर पर पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। स्पेशली ये न्यूमेरिक का सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। ईएमएफ की अगर बात की जाए तो ईएमएफ एक तरीके का वोल्टेज ही होता है, बट ये पूरे सेल की बात करता है। यहाँ पर जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, 3 चीजें हमको मिलती है देखने को। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ईएमएफ, वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज में कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है और इसके अंदर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे कि कोई बहुत ही अच्छा एसिड हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये सारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को फिल किया हुआ है तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के अंदर, जिसमें एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल हुआ है। अब अगर हम बात करें ईएमएफ की, वोल्टेज ड्रॉप की और वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज की, तो इस होल सेल के लिए जो हम वोल्टेज की बात करेंगे वो ई होगा। ये पूरे सेल की बात करता है। ये हमारे होते हैं टर्मिनल्स। तो जो टर्मिनल्स के वोल्टेज के बारे में बताता है वो टर्मिनल वोल्टेज वी होता है। ये टर्मिनल के लिए यूज किया जाता है, इसको टर्मिनल या इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है वोल्टेज ड्रॉप, जिसको स्मॉल वी से, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा अच्छे से। ये कैपिटल वी और ये स्मॉल वी से मेंशन किया जाता है। वोल्टेज ड्रॉप वो होगा जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जा रहा है। ये इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों में मैंने आपको शॉर्टली मतलब बताया है। अभी मैं पूरा यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग बस टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। मुझे अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है किसी की ज्यादा।
तो यहाँ पर अभी हम लोग बस टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसमें आपको बता रही हूँ कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ई का मतलब आप समझ जाइएगा पूरे सेल की बात करेगा, वी का कैपिटल बी यानी कि वो टर्मिनल्स की बात कर रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप जो स्मॉल बी होगा वो इलेक्ट्रोलाइट की बात करेगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिक रहते हैं। और दूसरा ईएमएफ क्या होता है वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन की बात की जाए तो ज्यादातर इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ की ही पूछी जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा पूछते हैं। दूसरा है यहाँ पर आ रहा है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन सबकी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिट्स ज्यादा पूछते हैं एमसीक्यूज में। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इस पर न्यूमेरिकल लॉन्ग में पूछ सकते हैं, जो कि जब रिलेशन दिखाते हैं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस की कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ पर, और एक उसकी एरिया पर, और एक उसका कि कैसा मटेरियल हमने यूज किया है। तो यहाँ पर जब हम दोनों को रिलेट करते हैं तो आर का फॉर्मूला आता है रो एल अपॉन ए। रो जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इन दोनों पर हमारा रेजिस्टेंस। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू रो होती है, और रो को ही यहाँ पर पढ़ा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, तो इस पर जो वायर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे वायर की लेंथ पहले जितनी थी उसका डबल किया जा रहा है या हाफ किया जा रहा है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल रहते हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। तो एक ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इतने टॉपिक हमारे करंट और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर से थे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें आपके सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन रहेगी, डायग्राम बेस्ड रहेगा, सर्किट बनाना रहता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिक के। और इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पावर से बेस्ड पूछ सकते हैं, हालांकि पावर के बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपका ईएमएफ का और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन रहता है। और इसकी स्ट्रेटजी की बात करें तो सर्किट डायग्राम रहेंगे न्यूमेरिक बेस्ड, और यहाँ पर हाउस होल्ड सर्किट में सेफ्टी थ्योरी पढ़नी है आपको, जो कि नेक्स्ट हमारा है हाउस होल्ड सर्किट, जिसमें आपको वायरिंग, फ्यूज क्या है और अर्थ वायर क्या होते हैं, 3 पिन प्लग क्या होता है, ये थ्योरी है। ये ऐसा चैप्टर इसमें बस थ्योरी ही थ्योरी रहेगी। और या तो फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि किस वायर को कहाँ पर, या बल्ब सारे अरेंज करने रहेंगे तो कौन सा बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। हाउस होल्ड सर्किट में ज्यादा नहीं पूछा जाता, वायरिंग, फ्यूज और 3 पिन प्लग, अर्थ वायर क्या है, इस पर डायग्राम दे देंगे छोटे से, वो आपको बनाना रहेगा, उसमें बताना होगा कि कौन सा बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, ये क्वेश्चन रहते हैं बस। और इसमें सेफ्टी थ्योरी आपको पढ़नी रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक और होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक टॉपिक इसमें भी है जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, जैसे राइट हैंड रूल ओनली एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल एक तो आपको सिंपली उसमें फ्लेमिंग मेंशन करके नहीं देते हैं, उसमें राइट हैंड रूल कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि मैं करके यहाँ पर आपको बता रही हूँ, इस तरीके से होल्ड करना है कि यहाँ पर हमारा जैसे मान लीजिए ये हमारा है कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर है, इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे तो हमारे जो 4 फिंगर्स हैं जो इंसर्किल हैं वो हमको बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को, और जो हमारा थंब है जो कि परपेंडिकुलर दिखाया जा रहा है वो बताता है हमारे करंट फ्लो के डायरेक्शन को। ये होता है हमारा राइट हैंड रूल, ठीक है। और फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल जो परपेंडिकुलर 3 लाइन्स को करके दिखाते हैं वो सारा पढ़ाया जाएगा, अभी हम लोग बस टॉपिक सीख रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल दोनों पढ़ने हैं आपको, तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर फ्लेमिंग मेंशन कर रहे हैं तब आपको इसको बताना है, नहीं मेंशन कर रहे हैं तो फिर राइट हैंड रूल जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है वही आप लिखेंगे। दूसरा मैग्नेट की बात की जाए तो बार मैग्नेट एंड हॉर्सशू मैग्नेट, जिसको बार मैग्नेट को आई शेप मैग्नेट भी बोलते हैं एंड हॉर्सशू मैग्नेट को यू शेप मैग्नेट बोला जाता है। ये दोनों पूछी जाती हैं और इनका यूज भी पूछा जाता है कि यूज कहाँ करते हैं, ये दोनों पढ़नी है। दूसरा है इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इंडक्शन पर ही बेस्ड होता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डाउन, वोल्टेज अप एंड वोल्टेज डाउन, इसको डायग्राम इसका दे सकते हैं आपको। छोटा सा क्वेश्चन रहता है जिसमें डायग्राम की लेबलिंग करने को रहती है। एसी डीसी जनरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी एंड डीसी जनरेटर में पहले तो आपको डायग्राम अच्छे से सीखना है बनाना, क्योंकि इसमें डायग्राम देते हैं और जितने इसके पार्ट हैं वो आपको मेंशन करने रहेंगे, तो डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा।
बनाने को पूरा नहीं आता है, बनाकर वो देते हैं, आपको लेबलिंग करनी होती है और कौन सा पार्ट है उसका नाम लिखना पड़ता है। और एसी-डीसी के जितने भी पार्ट्स हैं इनका क्या काम है, कैसे इसकी वर्किंग थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक वेल। इलेक्ट्रिक वेल में डायग्राम लेबलिंग पूछते हैं, इलेक्ट्रिक वेल में कौन से पार्ट्स यूज किए जा रहे हैं, क्या इसका काम होता है, इसकी वर्किंग थ्योरी क्या है। तो 3 क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग के रहते हैं, एसी, डीसी और इलेक्ट्रिक वेल। ठीक है, ये लॉन्ग के क्वेश्चन रहेंगे। इनमें आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम के सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, वर्किंग थ्योरी पता होनी चाहिए। और ट्रांसफार्मर के छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, हॉर्सशू एंड बार एंड हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए, फ्लेमिंग्स के रूल्स पता होने चाहिए। इतना पार्ट्स कवर करेगा हमारा ये 3 यूनिट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट से ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा थ्योरी में ही पूछते हैं, डायग्राम के छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। न्यूमेरिक हमारा अगर पूरा पेपर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिक पार्ट यही कवर करता है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करती है। नोट डाउन कर लेते हैं, इसको आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। देखिए ये तीनों चैप्टर जो मैंने भी आपको बताए हैं, लाइट के बारे में बताया, फोर्स के बारे में बताया और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में बताया है। ये हमारे 3 ऐसे चैप्टर्स थे जो कि हाई वेटेज यूनिट्स हैं, यानी इनसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम लोग थोड़ा मीडियम वेटेज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि ऐसे चैप्टर जो कि मीडियम वेटेज में रहते हैं, जिसमें ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछा जाता है, तो उसमें क्या टॉपिक्स होने वाले हैं आप उसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मीडियम वेटेज यूनिट्स की, जो कि हमको डे 31 से 60 डेज के अंदर अब कवर करना है। देखिए हमने जो अभी तक हाई वेटेज यूनिट्स की बात की थी वो हमारा डे प्लानिंग था 1 to 30 डेज का, एंड आगे का हमारा अब 31 to 60 डेज की प्लानिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अब मीडियम वेटेज यूनिट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमको हाई वेटेज यूनिट्स कवर करनी है, जिसमें कि जो कि हमारा एग्जाम का जो फिजिक्स का एग्जाम होगा इसमें लगभग 50 to 60% क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। बाकी अब हम लोग मीडियम वेटेज की बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा साउंड रहेगा एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन वगैरह, ये जो चैप्टर है इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो पहले हम साउंड के ही बारे में बात कर लेते हैं। साउंड इसमें से अप्रॉक्स 9 to 13 मार्क्स का ही रहता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो इको है। इको पर हमारा सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इको क्या होता है और यूजेस पूछते हैं इको के, जैसे कि सोनार हो गया, बैट्समैन हो गया, फिशरमैन हो गया, तो ये इसमें इसके यूजेस पूछे जाते हैं। मोस्टली जो यूज पूछते हैं वो सोनार का एग्जांपल ज्यादा दिया जाता है यहाँ पर। तो सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको इको पर बेस्ड आने चाहिए, जो कि अगर इस चैप्टर से कुछ पूछेंगे तो यही पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। और वाइब्रेशन की बात की जाए तो वाइब्रेशन में नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, ये होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वाइब्रेशन का वो है रेजोनेंस की एप्लीकेशंस। रेजोनेंस की एप्लीकेशन जिसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। देखिए ये हमारा सेलेना पब्लिकेशन की बुक है, तो इसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन, ये हमारे रेजोनेंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि जैसे पेंडुलम का हो गया, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये हमारा है यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, तो ये रेजोनेंस बेस्ड है, इसमें कंडीशंस पूछते हैं और ऑब्जर्वेशंस पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में अगर कुछ रहता है तो वो रेजोनेंस की एप्लीकेशंस रहती हैं ज्यादातर, और इससे तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं नेचुरल डैम्प वाइब्रेशन के। और कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि लाउडनेस आता है विच इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, पिच की बात की जाए विच इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, और क्वालिटी की बात की जाए तो वो होता है वेव फॉर्म। तो यहाँ पर लाउडनेस और एम्पलीट्यूड ये वाला जो टॉपिक है इस पर अगर पूछेंगे तो शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। लाउडनेस और एम्पलीट्यूड आपस में कैसे रिलेट होते हैं? लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस भी उतनी ही होती है। तो L इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सिर्फ सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसके कैरेक्टरिस्टिक में, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है और दूसरा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इको के ऊपर। ये 2 फॉर्मूले मैंने लिखकर दे दिए हैं, इन दोनों पर ही न्यूमेरिक रहते हैं।
इको में आपको डिस्टेंस पूछी जाती है साउंड की। तो अगर यहाँ बात की जाए तो स्पीड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल्स टू 2d अपॉन t। इको के बारे में जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जिसमें कि मुझे ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाने हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के लिए, तो एक एक चैप्टर पर सारी बातें की जाएंगी। जितना भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं सब डिस्क्राइब करके आपको अच्छे से बताऊंगी और एक्सप्लेन करना जरूरी है। न्यूमेरिक प्रॉब्लम भी करवाऊंगी सॉल्व, जो जो अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट, एग्जाम में आप लोग गलती ना कर सके कोई। इको पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, डायग्राम बनाना भी आना चाहिए आपको, डायग्राम बना के ही हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें क्वेश्चन मोस्टली। तो 2 हमारे फॉर्मूले हैं जिस पर न्यूमेरिक रहेगा और फोकस करना है मेनली डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन पर बिटवीन वाइब्रेशन एंड टाइप्स ऑफ साउंड कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए और इको क्या है ये पता होना चाहिए, रेजोनेंस क्या है ये पता होना चाहिए। रेजोनेंस की एप्लीकेशन ये मैंने रेड मार्क्स किए हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इतना हिस्सा हमारा साउंड से रहता है जो कि मीडियम वेटेज है, यानी इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट ये टॉपिक पूछे जाते ही हैं। साउंड से ऐसा तो है नहीं साउंड बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, पूछेंगे। तो जो मेनली पूछ सकते हैं वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ हाईलाइट करके दिए हैं। ये टॉपिक आपको जरूर ही आना चाहिए क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमारे। पेंडुलम बेस्ड डायग्राम्स आने चाहिए और ये ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, इस टाइप के जो डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिक रहते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन पूछे जाएंगे आपसे और कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वो पूछते हैं। तो रेजोनेंस प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो हम लोग को बताना रहता है। इको क्या है, इको पर न्यूमेरिक पूछा जाएगा। ये टॉपिक हमको अच्छे से पढ़ के जाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर पर, तो सबसे पहले इसको फटाफट नोट करते हैं और आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। देखिए अब लास्ट हमारे 2 टॉपिक्स हैं, हीट एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो हीट जिसमें कि कैलोरीमेट्री इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये हमारा 8 to 20 मार्क्स ही रहता है, मॉडरेट है। एंड इसमें की टॉपिक्स की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल C, लेटेंट हीट क्या होती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल L। तो इन दोनों की डेफिनेशंस पहले तो आनी चाहिए और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, थ्योरेटिकली भी और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। और बात की जाए इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की, तो एप्लीकेशंस ऑफ हाई एंड लो स्पेसिफिक हीट, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो कैलोरीमेट्री में इतना टॉपिक पर पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, लेटेंट हीट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इस पर क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। एप्लीकेशंस लो एंड हाई स्पेसिफिक हीट की आनी चाहिए। अगर हम स्ट्रेटेजी फोकस की बात करें तो कैलोरीमेट्री ये भी हमारा न्यूमेरिक, अगर सेक्शन की बात की जाए तो न्यूमेरिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं जो कि किस पर बेस्ड होंगे वो भी मैं बता रही हूँ। मिक्सिंग 2 सब्सटेंसेस, 2 सब्सटेंस को मिक्स किया जा रहा है जैसे कि आइस वाटर, इस टाइप से, जो कि अगर हम कैलोरीमेट्री यूनिट की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है वो मिक्सिंग 2 सब्सटेंसेस बेस्ड रहते हैं और सेक्शन बी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आइस स्टीम विद वाटर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है तो मैं इनको आपको करना सिखाऊंगी जो नेक्स्ट सेशन में, जब हम लोग इन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बच्चे ज्यादातर इसमें गलतियां भी करते हैं, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वो सेशन आपको देखना बहुत जरूरी है जिसमें आइस स्टीम विद वाटर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मिक्सिंग 2 सब्सटेंसेस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और इन पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं कुछ, जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो न्यूमेरिक, अगर हम देखें इसको न्यूमेरिक्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और थ्योरेटिकल में देखें तो थर्ड में इसमें बहुत कम चीजें पूछते हैं, मेनली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ही पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है तो न्यूमेरिक्स इसके इम्पोर्टेंट रहते हैं। दूसरा लास्ट अब हमारा बचा है मॉडर्न फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी। सबसे इजी चैप्टर अगर हम कहें तो इसका है हमारा फिजिक्स का और रेडियो एक्टिविटी में 9 to 14 मार्क्स पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या पूछा जाता है, इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करें तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको। दूसरा डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस पर रहेगा कुछ इस तरीके से।
इसमें मैं आपको आपकी बुक से ही क्वेश्चंस को दिखाती हूँ। देखिए इसमें जो टेबल को मैंने मेंशन किया है वो टेबल आपकी पेज नंबर 290 सेलिना पब्लिकेशन की बुक है ये, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10। तो इसमें ये टेबल बना के मेंशन भी किए हैं, द एक्सटेंशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। अगर इस टेबल को भी आप पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें तीनों की प्रॉपर्टी एक साथ डिफ्रेंशिएट करके बताई गई है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। और क्वेश्चन की बात की जाए तो ये देखिए इसमें पेज नंबर 298 पेज नंबर पर इस टाइप से कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अगर स्टार जैसा आपको दिख रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ इस तरीके से प्लेट्स दिखाई गई हैं जैसे सेल्स टाइप से दिखाया गया है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये डायग्राम लेबल करने को आते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन इससे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप से ये न्यूक्लियर चेन बेस्ड रिएक्शंस होती हैं जो पूछी जाती हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में। तो दो टॉपिक इसमें हमको पढ़ने हैं, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज बेस्ड ऑन द डायग्राम, न्यूमेरिक एंड न्यूक्लियर चेंजेस की बात की जाए तो बैलेंसिंग इक्वेशन आएंगी जो कि रेडियो एक्टिविटी से भी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। और न्यूक्लियर चेंजेस पर भी इक्वेशन रहेंगी, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जो एग्जांपल है यूरेनियम के, और फ्यूजन एंड फिजन दोनों पर बेस्ड आपकी रिएक्शन ही रहेंगी जो कंप्लीट करनी रहती हैं। इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स उस पर बेस्ड रहती है, और एक रहती है आपकी यूरेनियम पर बेस्ड। ये दोनों बैलेंसिंग इक्वेशन के अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। और दूसरा, आपको फिजन और फ्यूजन के डीके रूल्स आने चाहिए, इनका मतलब डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन। तीसरा है यूजेस एंड सेफ्टी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कि प्रिकॉशंस कौन से हमको बरतने हैं जब हम किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं या लैब में काम कर रहे होते हैं, तो हमको क्या सेफ्टी रूल्स बरतने चाहिए, तो वो सेफ्टी रूल्स पढ़ने हैं। और एक पढ़ना है हमको बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन था इसका, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज, इसमें आपके न्यूमेरिकल रहेंगे डायग्राम बेस्ड। और न्यूक्लियर चेंज की बात करें तो बैलेंसिंग इक्वेशन रहती है, न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये आना चाहिए। और यूजर एंड सेफ्टी पढ़नी है, बैकग्राउंड रेडिएशन पढ़ना है, टेबुलर कंपैरिजन पढ़नी है अल्फा बीटा गामा में और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में। ये आपके टेबुलर कंपैरिजन जो मैंने आपको टेबल अभी दिखाई थी। दूसरा, इन दोनों में डिफरेंशिएट और इनकी डेफिनेशन। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हमने अपने होल फिजिक्स के सिलेबस को कवर किया है। मैंने सारे चैप्टर्स को आपको बताया है कि कौन से किस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कैसे हमको कवर करना है उनको, किस पर बेस्ड न्यूमेरिक रहेंगे, कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, होल डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि कुछ उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसी हेल्पफुल क्लासेस हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। आगे हम अपने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और उसमें बोर्ड में जो पूछे जाने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज, उसके बारे में भी इस तरीके से मैं एक आपको वीडियो पूरा कंप्लीट बनाकर दूंगी। तो उससे पहले हम लोग अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हमको अपना किस तरीके से प्लानिंग बनानी है। और ये जो चैप्टर मैंने अभी आपको बताया है वो विदिन कितने डेज में हमको ये फिनिश करने रहेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करते हैं और अब हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे कि कितने दिनों के अंदर आपको ये चैप्टर्स फिनिश करने हैं। फटाफट इसको नोट करके आगे हम बढ़ते हैं। तो लास्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे अपने 90 डेज स्टडी फेज ब्रेकडाउन के बारे में। अब कि अभी तक हम लोगों ने अपने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे इनको डिस्कस कर लिया है, किस पर बेस्ड क्या क्या पूछा जाएगा, क्या थ्योरी में पूछेंगे किस चैप्टर से, एंड किस चैप्टर से न्यूमेरिक प्रॉब्लम ज्यादा आने वाली है, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लास्ट में अपना फ्लो चार्ट बनाकर कुछ इस तरीके से देखेंगे कि हमने अपने 19 डेज को 30 डेज में इस तरीके से डिवाइड करना है, और कितने चैप्टर्स को कैसे हमको कवर करना है अब उसको हम लोग देखते हैं।
तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में यहाँ पर हमने अपने 90 डेज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसमें डे 1 to 30 में जो मैंने हाई वेटेज आपको चैप्टर्स बताए हैं, जो हाई वेटेज यूनिट्स हैं जिनसे 50 to 60% हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो चैप्टर सबसे पहले हमको कवर करने हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन पर थोड़ा सा फोकस करना है। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जैसे कि फोर्स, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने सबसे पहले आपको बताए थे, तो इनको आपको कंप्लीट करना है डे 1 to 30 में। ठीक है, एक महीने के अंदर आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। इतना ही नहीं, आपको क्रिएट टॉपिक वाइज फॉर्मूला सीट, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आपको अपने टेक्स्ट बुक से कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसमें आपके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा ही रहते हैं, तो आपको एग्जाम्पल प्लस जो पीछे आपका शीट दिया रहता है, एक्सरसाइज होती है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। और जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं तो आपको उसमें चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बनानी है, जो कि लास्ट टाइम आपको रिवीजन में हेल्पफुल रहेगी। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, और फॉर्मूला शीट क्रिएट करनी है। ये था हमारा फेज 1 की प्लानिंग। अब बात करते हैं फेज 2 में, जिसमें हमारा डे 31 to 60 डेज की प्लानिंग की गई है। तो 31 to 60 यानी कि सेकेंड मंथ की बात करो, तो इसमें हम लोग को अब रिमेनिंग जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं, जिससे कि ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, जो हाई वेटेज नहीं है, मतलब पूछा जाता है ऐसा नहीं है इनसे नहीं आएगा, बट जो हाई वेटेज थे उनको हमको सबसे पहले कवर करना रहेगा। अब हम लोग मॉडरेट जो मीडियम वेटेज चैप्टर्स हैं, लाइक साउंड हो गया, हीट हो गया, और तुम्हारा हो गया ये मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में यहाँ बात की गई है। तो इन तीनों चैप्टर्स को आपको 31 to 60 डेज के अंदर कवर करना रहेगा। और इसके साथ ही इन तीनों चैप्टर को कवर करने के साथ हम लोग डेडिकेट आपको होना है, सॉल्व करने हैं पास्ट ईयर, कम से कम पास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ाया है मैंने कि ये तीनों चैप्टर जो कि मीडियम वेटेज के हैं, तो इसको इजिली आप कवर कर सकते हैं। ऑलरेडी आप प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं। साथ में 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है। और अब हमारे पास लगभग हम लोग सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो लास्ट के एक मंथ बचेगा, यानी कि फेज 3 61 to 19 डेज, इसमें टोटल हमको रिवीजन करना है। एक महीने पहले आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, सब लर्न होना चाहिए। अब बस रिवीजन का टाइम है। रिवीजन करना है, एग्जाम को सिमुलेशन देना है, जैसे कि फुल सिलेबस क्विक रिवीजन यूजिंग नोट्स एंड फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वाइज, जैसे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके न्यूमेरिक लगा रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, उसके फॉर्मूला शीट बनाते जाइए। और नोट्स जो भी प्रिपेयर किए हैं, इतना ही नहीं, अगर आपको किसी चैप्टर का नोट चाहिए तो आप मुझसे उसको ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आपको पूरा चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। और यहाँ पर आपको नोट्स और फॉर्मूला शीट की हेल्प से रिवीजन करना है फटाफट लास्ट के 61 to 90 डेज में। इसके अलावा आपको फोकस करना है कैलोरीमेट्री एंड जो रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बताए थे, जो कि लाइट चैप्टर के होंगे। और कैलोरीमेट्री से भी कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें टेम्परेचर का पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इस टाइप से पूछते हैं। तो रे डायग्राम के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, प्रिज्म के रहते हैं, क्रिटिकल एंगल के रहते हैं, और शिफ्टिंग के जो मैंने बताए थे, डेप्थ हो गया, तो कैलोरीमेट्री हो गया। तो ये चैप्टर ऐसे हैं, इनसे न्यूमेरिक्स प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस, तो इन पर फोकस करने की जरूरत है। लास्ट में इनका रिवीजन आपको करना ही करना है। ये था हमारा आज का फिजिक्स स्ट्रेटेजी। हम लोगों ने सारे सिलेबस को कवर किया है, और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी आपके प्रीबोर्ड्स भी होने ही वाले हैं, तो जो जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे मैंने सारा आपको बताया हुआ है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर वाइज होंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और ऐसे ही हेल्पफुल क्लासेस और भी हम लोग लाएंगे आपके लिए, तो चैनल को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी हम लोग के साथ ज्वाइन कर सकें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो भी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, उनको मैं अब सॉल्व करवाऊंगी। एक एक चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल है, वो सारे अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।